रहा। अब सवाल बड़ा बनता है कि इतना कुछ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, साथ साथ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब या जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके द्वारा तमाम प्रकार की मेहनत करने के बाद भी भाजपा कर्नाटक क्यों नहीं जीत पाई, क्यों नहीं अपनी सरकार रिपीट कर पाई? इसके कौन से ऐसे कारक रहे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारक यहां पर निकल कर आ रहा है उनमें है इनकी आंतरिक कलह। आंतरिक कलह से मतलब क्या है? कर्नाटका के अंदर जो वर्तमान की बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी थी उसमें बहुत सारे धड़े बने हुए थे। अर्थात कर्नाटका में चुनाव के दौर से पहले ही भाजपा में कई छोटे छोटे ब्लॉक्स बन चुके थे। एक ब्लॉक मुख्यमंत्री के पद से हटाए गए वीएस येदियुरप्पा का गुट था। येदियुरप्पा को पहले हटाया गया था, लेकिन इलेक्शन में आते आते उन्हें फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसी प्रकार से जो धड़े बन रहे थे, दूसरा मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उनका गुट था। तीसरा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जो बीएल संतोष हैं, उनका अपना गुट बना हुआ था। और भाजपा के प्रदेश नलिन कुमार कटील जो हैं, उनका अपना गुट बना हुआ था। गुटबंदी से देखिए, ये हर जगह वैलिड है। यदि कभी भी आपको कोई भी मैदान में, चाहे वो एग्जाम का हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो राजनीति का हो, यदि आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपके रथ के घोड़े अलग अलग दिशाओं में नहीं भागने चाहिए। यदि आप पढ़ाई करने बैठे हैं, आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को 5 परीक्षाओं में फॉर्म डालना है, आप एक में भी पास नहीं होंगे। यदि फोकस करना है, एक एग्जाम पर फोकस करना है। यदि पार्टी को चलना है, एक व्यक्ति के लीडरशिप में चलना है। लेकिन जैसे ही विभाजन धड़ों में होता है, नेगेटिव परिणाम आते हैं और मल्टीपल टाइम ऐसा होता है। एक 5वां फ्रंट भी था जो पार्टी के महासचिव सीटी रवि का था। ये सभी फ्रंट भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने अपने लेवल पर लेकर घूम रहे थे और ऐसी स्थिति में पहला जो गुटबंदी है वो इनके खिलाफ पड़ी। नंबर दूसरा, साथियों, 2021 में बीएस येदियुरप्पा ने जब रिजाइन किया था, उस समय उन्होंने एक बात बोल दी थी और उन्होंने कहा था कि लोगों का हम पर से विश्वास खत्म हो गया है। येदियुरप्पा बीजेपी की तरफ से ही सीएम थे, उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया था। उनके कहने पर मतलब यह था कि जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया था तो उन्होंने कहा लोगों ने हम पर ट्रस्ट खो दिया है। तो असल में बोम्मई, ये येदियुरप्पा कर्नाटका में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। मतलब जिस समुदाय से वो आते हैं, कर्नाटका में उनका काफी ज्यादा होल्ड है। उन्होंने जब खुद से ही लोगों के सामने ये कह दिया कि लोग हम पर विश्वास नहीं करते, तो ये वही वाली बात हो गई कि टीम को कैप्टन ही ये कह दे कि तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो उन्हें भी लगने लगता है कि यार हाँ यार, हमारा ट्रस्ट गायब हो गया है। ये दाव इनका विपरीत पड़ा। तीसरा जो दाव था वो था टिकट बंटवारे को लेकर। हाल ही में इस चुनाव के अंदर बहुत सारे लोगों के टिकट काटकर नए लोगों को दिए गए थे। टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ी हुई उसमें कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए। वो टिकट जिनके कटे, वो बीजेपी लीडर्स जिनको टिकट नहीं मिला, वो बागी हो गए और वो जाकर के उस जगह चुनाव लड़ लिए जहां पर बीजेपी को अपना नया उम्मीदवार खड़ा करना था। वो जो बागी हुए नेता थे, उन नेताओं ने बीजेपी के जो नए नेता थे उन्हें बहुत बड़ी टक्कर दी। उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ही जो बीजेपी के वोटर्स थे वो बट गए, बागी के बीच में और बीजेपी के नए टिकट दिए वाले व्यक्ति के बीच में। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। ऐसी स्थिति में करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें निकलकर आई जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इनमें कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। इससे भी बड़ा एक मुद्दा बना और वो था भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार में लोकायुक्त पुलिस ने बीजेपी के एमएलए मदल विरूपक्षहप्पा को करप्शन केस में गिरफ्तार किया था, जिसके चलते कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि यह 40% कमीशन पर काम करने वाली सरकार है। ठेकेदार से भाजपा सरकार पर 40% की कमीशन खोरी का आरोप लगाया, जिसने ठेकेदार ने कमीशन के चलते फांसी लगा ली थी। तो यह मुद्दा काफी ज्यादा उठाया गया और हर जगह बीजेपी की सरकार को कमीशन की सरकार कहा गया और एक रेट लिस्ट जारी की गई जिसमें यह दिखाया गया कि हर काम में सरकार कितना प्रतिशत कट लेती है। कर्नाटका के बीजेपी एमएलए मदल विरूपक्षा गेट बेल हेल्थ ग्राउंड। तो कर्नाटका के एमएलए जो कि करप्शन के लिए जेल गए थे लोकायुक्त पुलिस के कारण, उन्हें बेल भी दे दी गई, जिसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इसके साथ साथ एक और नई चीज निकल के आई। हालांकि इस मुद्दे को हम उन दिनों कवर करना थोड़ा सा स्किप कर गए थे, शायद किसी कारणवश से। कारण ये काफी हाईलाइट हुआ था उन दिनों, उत्तर वर्सेस दक्षिण का मुद्दा। असल में अमूल का नाम आपने सुना होगा, काफी विज्ञापन भी आते हैं जिसमें लिखा है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया करके, आपने सुना होगा, काफी अच्छा ब्रांड है।
नॉर्थ इंडिया का ब्रांड, विशेष रूप से गुजरात का ब्रांड है। अमूल कॉर्पोरेशन के बारे में काफी लोगों ने सुना भी होगा। अमूल जो है, इसने कर्नाटका में इन दिनों एंट्री करने के लिए एक ट्वीट डाला था। क्या ट्वीट डाला था? अमूल ने डाला था, द अमूल फैमिली इज ब्रिंगिंग इन सम ताजा इनटू बेंगलुरु, मोर अपडेट्स कमिंग सून। अप्रैल 5 को यह अमूल के द्वारा एक ट्वीट डाला गया था, यानी अमूल जो है वो कर्नाटका आ रहा है। इलेक्शन का टाइम था। जिस तरह से राजस्थान के अंदर अपनी डेयरी चलती है सरस के नाम से, सरस कोऑपरेटिव जो है वो राजस्थान की अपनी डेयरी है, ऐसे ही गुजरातियों की अमूल चलती है, जैसे यूपी वालों की आनंद चलती है। इस प्रकार से अपनी अपनी जगह की, राज्य की अपनी डेयरियां हैं। अमूल जो है वो कर्नाटका में एंट्री कर रहा था। कर्नाटका में कन्नड़ और दक्षिण भारत का मुद्दा हावी करने के लिए कर्नाटका का अपना एक लोकल ब्रांड है जिसका नाम है नंदिनी। उस नंदिनी ब्रांड को लेकर कांग्रेस जो है वो नंदिनी के साथ खड़ी हो गई, किसानों के पास जाकर पहुंची कि आपके ब्रांड को टक्कर देने के लिए उत्तर भारत का एक ब्रांड यहां पर बीजेपी लेकर आ रही है और अमूल को यहां पर प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते किसानों में नंदिनी, क्योंकि देखिए डेयरी के पास दूध कौन पहुंचाता है? किसान पहुंचाता है। तो किसान को यदि यह खबर दे दी जाएगी कि आपके लिए एक नई कंपनी आ रही है, अब दूध बाहर से ही आएगा, आपके गाय भैंस का दूध कोई नहीं लेगा, तो उस वजह से किसानों में एक प्रकार का यह विचार बन गया कि यदि यही हालात रहे तो अमूल नंदिनी को खत्म कर देगा, इससे किसानों में संकट उत्पन्न हो जाएगा। यही कारण है कि ट्विटर पर ट्रेंड हुआ गो बैक अमूल और हैशटैग सेव नंदिनी। जब इस तरह के हैशटैग ट्रेंड होने शुरू हुए तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की लड़ाई यहां पर जोर पकड़ने लगी। इस कारण से लोगों ने, मतलब विशेष रूप से कांग्रेस ने नंदिनी का सपोर्ट किया और इस कारण से उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई कर्नाटक में चल गई। इस कारण से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। और इस पूरे नुकसान के बाद में एक और बड़ा मुद्दा निकल कर आया, वो था आरक्षण का। आरक्षण के विषय पर हुआ यह था कि भाजपा सरकार ने मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% का आरक्षण खत्म कर दिया था। 4% आरक्षण खत्म करके उसे लिंगायत और अन्य वर्गों में दे दिया गया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने एक और दाव चल दिया और वो दाव ये था कि आरक्षण का प्रतिशत जो 50% है, कांग्रेस ने बढ़ाकर उसे 75% कर दिया कि जिसे आरक्षण चाहिए ले लो। जैसे हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में हुआ, वहां लगता है कि मैतेई को भी मतलब आरक्षण मिल जाएगा, सभी को मणिपुर के अंदर आरक्षण दे दिया गया एक तरह से। वैसे यहां 75% का आरक्षण अनाउंस कर दिया गया। इसके चलते इनका जो 4% का दाव था वो फीका पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने 75% आरक्षण अनाउंस कर दिया। ऐसी स्थिति में भाजपा का हिंदुत्व बिछड़ गया और आरक्षण के वादे से कांग्रेस को फायदा पहुंचा। इसके साथ साथ